वो बरतानवी राज के खिलाफ उठ खड़ा हुआ। वो गद्दारों की नाक काट देता। वो लूटी हुई दौलत गरीबों में बांट देता। उसके कारनामों पर फिल्में भी बनी। वो एक मज़ाहमती किरदार था। नाम है कादर बख्श रिंद अल मारूफ कादू मकरानी, जो जूनागढ़ की आवाम का हीरो, उनका हमदर्द कहलाया। अंग्रेज सरकार को नाको चने चबवाने वाले कादू मकरानी को एक ईंट ने कैसे मौत के घाट उतारा, इस बागी किरदार की तदफीन जूनागढ़ की बजाय कराची के मेवा शाह कब्रिस्तान में क्यों हुई, कहानी शुरू करते हैं। एक मजलूम के लिए दूसरे मजलूम को पहचानना कोई मुश्किल बात नहीं। गुजरात के इलाकों में मुसलमानों पर जिंदगी अजीरन कर दी गई है। हम तुम लोग को 24 घंटे का नोटिस देता, तमाम हथियार जमा कर दो और गांव खाली कर दो। हम अपने हथियार हरगिज तुम्हारे हवाले नहीं करेंगे। ये 1966 में बनने वाली पाकिस्तानी फिल्म जाग उठा इंसान के सीन है, जो कादू मकरानी की शख्सियत पर बनाई गई है। इसमें वहीद मुराद, मोहम्मद अली और ज़ेबा जैसे लेजेंडरी फनकारों ने काम किया है। मोहम्मद अली ने कादू मकरानी का किरदार अदा किया। 19वीं सदी के वक्त में बलूचिस्तान में खुश्कसाली और अंग्रेजों के तसल्लुत से तंग आकर कादर बख्श रिंद के खानदान ने जूनागढ़ की तरफ हिजरत की। जूनागढ़ एक खुशहाल और अमीर रियासत थी। कादर बख्श के दो मामू वली मोहम्मद और अली मोहम्मद को नवाब ऑफ जूनागढ़ ने समंदरी कज़ाकों से निमटने पर इनराज और केस गांव की जमीन बतौर इनाम दी थी। कादर बख्श भी उनके साथ शामिल हुआ और सरहदी डाकुओं से कामयाब मुकाबले के नतीजे में उसे उमरपुर गांव की जमीन तोहफे में मिली। वो वक्त था कि जब रियासत जूनागढ़ की डाकुओं से बहुत तंग थी। अच्छा, ये डाकू दोनों किस्म के थे, यानी मकामी भी थे और अरब भी थे, जो बहरी कज़ाक। वो आते थे, लूट मार करते थे। अच्छा, वो सारी सरगर्मियाँ मुतासिर होती थी। और ये इनका बड़ा कारनामा है कि इन्होंने मुसलसल उन डाकुओं से जंगें लड़ी और यहाँ तक कि एक वक्त ऐसा आया कि उन डाकुओं का सफाया हो गया। ये उस बहुत बड़ा कारनामा था कि यानी कि ताजरों के हिसाब से भी कि उनका एक बिज़नेस बन रहा था, और जो रियासत थी जूनागढ़ की, उनके लिए भी बहुत बड़ी बात थी कि लोगों को सुकून मिल गया, उनकी सारी चीज़ें हुई। लेकिन वक्त के साथ साथ अंग्रेजों का असर जूनागढ़ तक भी फैल चुका था। नवाब और मकामी सरदार, जागीरदार तबका अंग्रेजों से समझौता कर चुके थे। टैक्सेस का निफाज, वसाइल पर कब्जा, मर्दमशुमारी के बहाने तलाशी और असला सरकार के हवाले करने जैसे इक़दामात ने कादू मकरानी के अंदर बगावत की चिंगारी को आग में बदल दिया। अंग्रेज़ों ने उसको कहा, नवाब को, कि भी ये बलूच यहाँ घूमते हैं, इनके हाथ में बंदूकें हैं, लिहाजा बंदूक रियासत के पास होना चाहिए, लोगों के पास नहीं होना चाहिए। तो नवाब जूनागढ़ ने इनको भेजा पैगाम कि भी आप अपनी बंदूकें रियासत को जमा कर दें, अंग्रेज़ सरकार का हुक्म है। तो इनके लिए बड़ा मसला था कि हम बंदूकें दे दें। बोले तो बंदूकें दे दो या हम जूनागढ़ को छोड़ के मकरान चले जाओ। अगर यहाँ से हम चले जाएंगे, लोग समझेंगे बुज़दिल है। ये मामला बढ़ गया, यहाँ तक कि तारीख में ये आता है कि अंग्रेज़ों ने एक सर्वे के बहाने भी वहाँ गए कि जी बस्तियों का हम सर्वे कर रहे हैं, और सर्वे के दौरान भी ने कहा गया कि जी अपने सारे हथियार जमा कराओ। उन्होंने कहा कि ये सर्वे वगैरह ठीक है, हथियार हम नहीं लेंगे, ये नहीं हो सकता। अब यहाँ से तारीख एक नया रुख अख्तियार करती है, जिसने कादर बख्श को कादू मकरानी बनाया, और आज उस शख्स के तस्करे हैं उसे याद किया जाता है। जो लाफानी किरदार है वो अब यहाँ से बना है। कादू की बगावत के चर्चे होना शुरू हुए। मुसल्लह जत्थे कादू के साथ मिलते गए। कादू की फौज की अंग्रेज सरकार के साथ झड़पें चलती रही। गांव पर हमले होते और कादू पूरी ताकत से मुकाबला करता। कादू मकरानी की बढ़ती हुई मकबूलियत और जुर्रत अंग्रेजों के लिए एक बड़ा खतरा बन गई। कादू को मुखबरी हुई कि अंग्रेज सरकार उनके खिलाफ कुछ बड़ा मंसूबा बना रही है। उसने अपनी फैमिली को मकरान भिजवा दिया, और फिर वही हुआ। उनके पास पुराने बंदूक होते थे, उनके पास जदीद तोपें थी, और ज़्यादा नुकसान ये हुआ कि तोपें चलाते थे, ये बंदूक से लड़ते थे। फिर गोरिल्ला वार किया इसने, रात के अंधेरे में हमला करता था अंग्रेज़ों के ऊपर। अंग्रेज़ों ने खुद भी लिखा है, स्कॉट ने लिखा है खुद उसके बारे में। ये बिका नहीं, काफ़ी लोगों ने वो किया कि ये बिके, ये नहीं बिका। उसने जो अज़म उठाया था उसमें चलता रहा।
वो तोप खाने का इतना शिद्दत से इस्तेमाल किया अंग्रेज़ों ने कि इनके गाँव को तहस नहस कर दिया। अब यहाँ से एक गोरिल्ला जंग शुरू हुई, क्योंकि इनके पास ये तो था नहीं कि वो बराह रास्त अंग्रेज़ से लड़ सकें, कि वो अंग्रेज़ के पास असला बहुत ज़्यादा था। कि अंग्रेज़ हुकूमत ने ये फ़ैसला किया कि कादू मकरानी गिरफ़्तार नहीं हो पा रहा तो क्यों ना इनके घर की ख़वातीन को पकड़ लिया जाए और फिर उस बुनियाद पर इन्हें मजबूर किया जाए कि ये गिरफ़्तारी दे दें। चूँकि इसके जो एक मामू तो पहले ही उस जो अंग्रेज़ों ने जब इनकी बस्ती पर हमला किया था उसमें वो मारे गए थे, तो अब इन्होंने ये किया कि अपनी ख़वातीन को खुफिया तौर पर कराची के इलाके लियारी में मुंतकिल कर दिया। क्या ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है? ऐसी मजीद वीडियोस के लिए अभी नुक्ता ऐप डाउनलोड करें। सरकार ने कादू को डाकू करार देते हुए उसके सर की कीमत मुकर्रर कर दी। 20,000 नक़द, 20 एकड़ जमीन इनाम रखा गया। कादू की हर तरह से कोशिश थी कि अंग्रेज सरकार को कमजोर किया जाए। उसने अंग्रेजों और उनके हिमायतियों के काफिलों पर हमले शुरू कर दिए। वो दौलत, अनाज और कीमती अशिया लूट कर गरीबों में तकसीम कर देता। यूं वो गरीबों के लिए हमदर्द बन चुका था। और तो और गद्दारों की एक लंबी फहरिस्त भी कादू के पास थी। सजा के तौर पर वो गद्दारों की नाक काट देता ताकि अवाम पहचान सके कौन वफादार है और कौन गद्दार। कादू मकरोनी के बारे में गुजराती अल्फाज है, एक बांगे लूटे तो साधु लूटे, तन बांगे लूटे तो कादू लूटे। अगर एक गाँव वो स्टेट में कोई उठा चोरी हो जाए, डकैत हो जाए तो अमनी साम्राज्य कर रहा है, अंग्रेज के पट्टू कर रहा है। एक टाइम में 3 गांव लूटे हैं तो कादू मकरानी है। उन्होंने डाकुओं का सफाया किया और फिर उसे ही डाकू बना दिया गया। ये तो एक तसलसल है। आज भी हम अपने माशरे में देख सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कभी मुहिब वतन होता है, फिर कभी उन्हें गद्दार भी डिक्लेयर कर दिया जाता है। तो ये तो तारीख का तसलसल है। तो वही तसलसल हमें जो है यहाँ नज़र आता है कि उसी शख्स को जिसने उस खित्ते को, जूनागढ़ को पुरअमन बनाने के लिए जद्दोजहद की है, और डाकुओं से लड़ने का मतलब ये था कि अपनी जान दाव पे लगाना, उसे ही रियासत ने उस सफ़र पे धकेल दिया कि जहाँ उसके पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं था कि वो रियासत से टकराए। तो उनका फ़लसफ़ा ये था कि हम लोगों को, उन लोगों को मैं लूटता हूँ कि जो लोग, एक तो ये कि अवाम को लूटते हैं, ये वो ताजिर जो अवाम को लूटते हैं। दूसरा वो कि जो अंग्रेज़ के मुखबर हैं। तो तकरीबन 8 बड़े गांव लूटे। अच्छा, गांव से मुराद ये आप देखें कि थोड़ा तसव्वुर करें कि कोई शख्स ग्रुप की शक्ल में आ रहा है, हल्ला बोल रहा है, और जिस तरह से एक फ़िल्मी मंज़र होता है कि घोड़ों पर आ रहे हैं लोग और उसमें दाखिल हो गए हैं, तो इस तरह से जो है ये दरअसल हुकूमत को चैलेंज किया जाता था कि आप लोगों की रिट इतनी है कि हम जहाँ चाहते हैं, जो चाहते हैं वो कर गुजरते हैं। फिर इसने एक और तरीका अख्तियार किया जिस पर बड़ी बातें होती हैं। वो एक और बिल्कुल नया तरीका था कि जिस शख्स पर यह शुबा होता था कि वो अंग्रेज़ों का मुखबर है, तो कादू मकरानी उसकी नाक काट देता था। अंग्रेज़ों के लिए मुखबरी करने वालों को रोकने के लिए, क्योंकि जब इस तरह के लोग सामने आते वो बदनाम होते, लोगों को पता चल जाता कि माशरे के अंदर की नाक कटी हुई है, ये तो मुखबर है, ताकि बाकी लोगों को सबक मिले और कोई उसकी मुखबरी ना करे। यही वो अमल था जिसने डॉक्टर त्रिभुवन मोतीचंद शाह को नाक की सर्जरी में इतना माहिर बना दिया कि वो प्लास्टिक सर्जरी की दुनिया में बानियों के तौर पर शुमार होने लगे। पी सेंटोनी रोगिया और पीजे साइक्स ने अपनी किताब हिस्ट्री ऑफ प्लास्टिक सर्जरी में हिंदुस्तान के किरदार पर डॉक्टर त्रिभुवन का नाम बतौर हवाला लिया है, जिसमें उनकी जानिब से कम वक्त में 300 अफराद की नाक की सर्जरी को हिंदुस्तान में कारनामे और सर्जरियों को गैर मामूली तादाद के तौर पर लिखा गया है। जबकि खुद डॉक्टर त्रिभुवन ने 1889 में नाक की 100 सर्जरीज मुकम्मल होने पर किताब लिख डाली थी, जिसमें वो कादू के ग्रुप को काठियावाड़ के बदमाश कहकर मुखातिब करते हैं और सजा के तौर पर कटी हुई नाक की सर्जरीज के तजुर्बात का जिक्र भी करते हैं। आखिरकार साथियों के मशवरे पर कादू ने कुछ वक्त के लिए मकरान में रुपोश होने का फैसला किया। वो अहमदाबाद से ट्रेन के जरिए कराची पहुंचा और लियारी से ऊंट के जरिए मकरान रवाना हुआ। कहते हैं कि जब बहादुर का जवाल आता है तो कोई अपना ही खंजर घोंपता है। कादू मकरानी के साथ भी यही हुआ। ऊंट चलाने वाला कादू को पहचान चुका था और लालच में आकर बहाने से बगदादी थाने के पास ऊंट रोका और थाने से अहलकार को ले आया। कादू को शक हुआ कि कुछ गड़बड़ है। वो समझता कि हिंदू महाराज बलूची में बात किस तरह कर रहा है। उसको शक पैदा हो गया कि ये कादू होगा, क्यों भेद बदलता रहता है वो।
इसने जाके उसको मासूम अस्पताल है तुम्हारा बगदादी रोड पे, बोला आप यहाँ ठहरो, मैं घर में इतला दे के आता हूँ। वो थाने में चला गया, बगदादी थाने में। वहाँ जाके पुलिस वालों को कहा कि कादू मेरे पास है। उनको यकीन नहीं है पुलिस वालों को भी कादू यहाँ कैसे होगा, वहाँ अंग्रेज़ के पीछे लगा हुआ है, बम्बई जूनागढ़ वगैरह में बड़ा नाम है। थोड़ी देर बाद वो शख्स आया तो उसके साथ पुलिस एहलकार थे। अब कादू मकरानी ने और उसके साथियों ने मज़ामत की जिसमें वो लोग मारे गए, वो पुलिस वाला और वो जो शख्स जो लेकर आया था वो मारा गया। बहरहाल जब शोर मचा और वो भागे वहाँ से, उन्होंने जब कादू मकरानी को पकड़ने की कोशिश की तो वो वहाँ से भागे। जब वो भागे तो पीछे से शोर मचा दिया, चोर चोर। ऐसे में गुल मोहम्मद लेन मोहल्ले में एक घर तामीर हो रहा था। मजदूर दीवार बना रहा था और जैसे ही मजदूर ने डाकू की आवाजें सुनी तो उसने जोर से ईंट कादू पर दे मारी। यूं कादू जख्मी हो गया और पुलिस ने उसे मौके से गिरफ्तार कर ली। और फिर 1878 में सेंट्रल जेल में कादू मकरानी को फांसी दी गई और मेवाशाह कब्रिस्तान में तदफीन की गई। मौजूदा जो इस वक्त सेशन कोर्ट है तो यहाँ जेल होती थी, तो कादू मकरानी पर यहाँ मुकदमा चला और जबकि उसके 3 जो साथी थे उन्हें जूनागढ़ मुंतकिल कर दिया गया। यहाँ उसको कादू मकरानी पर जो FIR थी या जो मुकदमा चला था वो अंग्रेज़ के खिलाफ बगावत का नहीं था, बल्कि उस पर जो मुकदमा चला वो उन 2 अफराद के कत्ल का था जो उसने यहाँ से लियारी से फ़रार होने की कोशिश के दौरान जो लोगों को मारा था। उस जुर्म पर उसे सज़ाए मौत सुनाई गई। अब मसला ये था कि इसको दफनाया कैसे जाए, क्योंकि उस पर एक ठप्पा था कादू मकरानी पर कि ये हुकूमत का गद्दार है और उस वक्त कराची और सिंध में भी अंग्रेज़ों की हुकूमत थी। तो फ़कीर मोहम्मद दुर्रा खान लियारी के एक बहुत मशहूर शख्स थे। इस वक्त उनके नाम पर सड़क भी है, चील चौक से कश्ती चौक की तरफ हम जब जाते हैं, बेनज़ीर भुट्टो यूनिवर्सिटी के सामने की जो सड़क है तो हाजी दुर्रा खान के नाम से वो सड़क है। तो हाजी दुर्रा खान ने लाश वसूल की और यहीं चील चौक के पास मस्जिद है हाजी दुर्रा खान मस्जिद, वहाँ उनकी नमाज जनाजा हुई। कादू मकरानी पर पाकिस्तानी ही नहीं गुजराती ज़बान में भी कई स्टेज ड्रामे, फिल्में, किताबें और रिसालों में कहानियां छप चुकी हैं। कादू मकरानी जिसे तारीख ने एक बागी और डाकू का लेबल दिया, दर हकीकत वो अपनी सरजमीन की आज़ादी और अवाम की खुद मुख्तारी के लिए लड़ने वाला एक सच्चा सपूत था। इसकी जदोजहद बताती है कि सच्ची लगन और बहादुरी कभी नहीं मिटती, चाहे जमाना उसे कोई भी नाम दे।